यस नमस्कार नमस्कार, मैं सुमित शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से चैनल या बैच जीत 2026 बैच में। बोले यहाँ पे लेक्चर तो बड़ी लेट आ रहा है। लेट क्यों आ रहा है यार? एक तो ये चैप्टर बीच में खत्म हुआ था, फिर टेस्ट दिया था और फिर टेस्ट के बाद नया चैप्टर स्टार्ट करते तो वो बेटर रहता, तो इसलिए मैंने टेस्ट के बाद ही नया चैप्टर स्टार्ट करवाने की सोची थी। और आज है आपके पास लेक्चर नंबर 1 फॉर चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है प्लांट किंगडम, जो कि अगेन बॉटनी का ही चैप्टर है। इसके बाद आपके जूलॉजी के चैप्टर्स में भी हम आएंगे। नेक्स्ट चैप्टर आपका एनिमल किंगडम होगा जो कि जूलॉजी का चैप्टर है, ठीक है। उसके बाद फिर से थोड़ा बॉटनी का देखो ज्यादा है, मैं क्या कहूँ, बॉटनी के चैप्टर्स भी ज्यादा हैं एक्चुअली, ठीक है। तो उस अकॉर्डिंग जैसे जैसे चैप्टर सीक्वेंस में आ रहे हैं हम वैसे वैसे चलते जाएंगे। और अगर आपको कोई बीच में से चैप्टर देखना है तो पिछले साल भी हमने चैप्टर्स पढ़ाए हुए हैं कुछ, अगर आपका चैप्टर उनमें से है तो आप वहां से देख सकते हो। प्लांट किंगडम हमने पिछले साल नहीं पढ़ाया है, इसी साल पढ़ा रहे हैं प्लांट किंगडम। अच्छा, सबसे पहले प्लांट के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। थोड़ी मैं कलर चॉक्स लूंगा क्योंकि हम बिल्कुल फ्लो से चलेंगे और बिल्कुल मजे मजे से चलेंगे इस चैप्टर को करते करते। फुल ऑफ कंसेप्ट्स, फुल ऑफ फ्लो चार्ट्स मैं इसको बनाऊंगा, है ना। फ्लो चार्ट के साथ साथ थ्योरी भी सारी लिखाऊंगा और इस चैप्टर को नियरली 9 से 10 लेक्चर्स आपके लग सकते हैं। बहुत बढ़िया, 2-3 रंगों की चॉक्स हम निकाल लेते हैं और उसके बाद वी विल बी स्टार्टिंग द चैप्टर। देखिए आ गई, देखो ये ले लेते हैं जल्दी जल्दी चलिए, ठीक है ना। हाँ चलिए, तो प्लांट किंगडम, सबसे पहले प्लांट के बारे में हम जानते हैं प्लांट होता क्या है। अरे यार जनरल फीचर्स तुम्हें भी पता है, पिछले चैप्टर में पढ़ के हटे हो, उनको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले इनके पास सेल वॉल प्रेजेंट होगी, इनके पास ये इनका ऑर्गन कौन सा सिस्टम है इनमें, कैसा थैलस ऑर्गेनाइजेशन, थैलस में बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है इनमें। जी हाँ बिल्कुल सही, मल्टीसेलुलर तो है ही है, बट मल्टीसेलुलर में भी क्या चीज प्रेजेंट है? क्या इनके पास सिर्फ ऐसे सेल्स हैं, ज्यादा सेल्स हैं? क्या उन सेल्स ने मिलकर टिश्यू बना लिया? क्या उन टिश्यू ने मिलकर ऑर्गन बना लिया? या क्या उन ऑर्गन ने मिलकर टिश्यू ऑर्गन सिस्टम बना लिया? नहीं, इनमें सिर्फ टिश्यू स्लैश ऑर्गन सिस्टम आप कह सकते हो। और अगर आपको इनमें से कोई एक चुनना हो तो आप ऑर्गन सिस्टम को चुन, सॉरी ऑर्गन को चुनोगे, टिश्यू स्लैश ऑर्गन, नॉट ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम सिर्फ ह्यूमंस के अंदर होता है, ठीक है। तो ये तो हो गई एक चीज, ये तो वही है जो हमारा कहाँ कौन सा चैप्टर हमने पढ़ा था, चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजी की क्लासिफिकेशन के पॉइंट्स यहाँ पे रिवाइज कर रहे हैं हम। साथ ही में इनके पास क्या है, फोटोसिंथेसिस के लिए देयर आर पिगमेंट्स, क्लोरोफिल है, और भी कई सारे अलग अलग तरह के पिगमेंट्स होंगे जो आप अलग अलग प्लांट्स में पढ़ेंगे। अच्छा, किंगडम, प्लांट किंगडम हम पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है। उसमें और कौन कौन से फीचर्स आपने पढ़े थे? इनमें अगर मैं बात कर रहा हूँ कौन कौन से फीचर्स हमने पिछले चैप्टर में देखे थे, दैट वाज सबसे पहले तो सेल वॉल था। और सेल वॉल किस चीज की है वो भी आपको पता होगा ना, पिछले चैप्टर में बता दिया था कुछ। ये तो सेलुलोज की सेल वॉल थी, है ना। सो पिछले चैप्टर में हमने यही सब चीजें देखी थी कि कुछ इनके अलावा और भी था? नहीं, हमने यही सब चीजें देखी थी। अच्छा, पिछले चैप्टर में मैंने आपको प्लांट किंगडम पढ़ाया नहीं था, जरा भी नहीं कवर करवाया था, बट पिछले चैप्टर में एक चीज लिखी है, अल्टरेशन ऑफ जनरेशन। वो अब आपको समझ में आएगा एक्चुअली कि प्लांट किंगडम में एक्चुअली हो क्या रहा है, अल्टरेशन ऑफ जनरेशन कैसे हो रही है। प्लांट किंगडम में आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है, पहले हम उनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है, सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ने हैं। पिछले चैप्टर में आपने जो सिस्टम पढ़े वो तो ठीक है, 5 किंगडम सिस्टम, 6 किंगडम जो भी है। अब हम पढ़ेंगे सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स का क्या मतलब है, चलो पहले उससे पहले हम देखते हैं कि हमने पढ़ना क्या क्या है। एंजियोस्पर्म जब टर्म यूज हो जाएगा उसके बाद में सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आपको समझाऊंगा, ठीक है। सबसे पहले आपको कवर करनी है एल्गी। बोले इसीलिए एल्गी में दिक्कत थी कि एल्गी को हम किस में रखें, एल्गी को हम प्लांट किंगडम में रखें कि एनिमल उसमें रखें, पिछले वाले में, मतलब पिछले जो हमने किंगडम्स पढ़े उनमें रखें, किस में रखें। इसलिए एल्गी को हम किसी में भी पुट कर सकते हैं, मतलब हमने यहाँ पे इस बुक में हमने इसको इसमें पढ़ना है, प्लांट किंगडम में पढ़ना है। बट एल्गी के पास पिगमेंट्स हैं, बिल्कुल है। एल्गी फोटोसिंथेटिक है, हाँ है। इसके बाद सेल वॉल है, हाँ है। तो ऐसी चीजें आपको पीछे भी देखने को मिल रही थी, ब्लू ग्रीन एल्गी उसमें भी तो थी, ठीक है नहीं। और वो भी फिलामेंटस रह सकता था, फिलामेंटस मैंने मल्टीसेलुलर हो गया एक तरह से, राइट। तो वही चीज है कि एल्गी आप इसमें देखेंगे। एल्गी के अलावा आप देखेंगे ब्रायोफाइट्स, ये नाम आपको याद रखने हैं, हम धीरे धीरे इसी ऑर्डर में चलेंगे। एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स, एंड एट लास्ट यू विल बी कवरिंग अबाउट एंजियोस्पर्म्स। अब अगेन जैसे हम हर किंगडम में मैंने आपको बताया है ना, किंगडम एनिमेलिया के मैंने आपको इतने फाइलम लिखवाए थे, पोरिफेरा जो भी, सिलेंटेटाटिनोफोरा जो भी whatever ना, वो सारे हमने लिखे थे इधर इस ऑर्डर में लिखे थे। और मैंने आपको बोला था जो नीचे है वो सबसे एडवांस है, नीचे सबसे कौन था, कॉर्डेटा। इसमें सबसे नीचे है एंजियोस्पर्म। तो अगेन एडवांस नीचे नीचे ऐसे चल रहा है, एडवांस हो रहा है नीचे नीचे बॉडी लेवल और सारा स्ट्रक्चर। एल्गी सबसे प्रिमिटिव, मोस्ट प्रिमिटिव,
मोस्ट प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ प्लांट किंगडम इज एल्गी। फिर उसके बाद धीरे 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 बढ़ता जाएगा। ब्रायोफाइट्स में, टेरिडोफाइट्स में, जिम्नोस्पर्म्स में, एंजियोस्पर्म्स में आपको धीरे 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 चीजें जो है बढ़ती हुई दिखेंगी। अच्छा याद रखना, एंजियोस्पर्म्स आर द ओनली आउट ऑफ दीज फोर, सॉरी 5, एंजियोस्पर्म्स सिर्फ इकलौते ऐसे हैं जो आपको सबसे मोस्ट अबंडेंट है। अब आसपास देखो, आपको कैसे प्लांट देखने को मिल रहे हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स देखने को मिल रहे हैं, है ना। तो एंजियोस्पर्म होते क्या हैं, अब हम बात कर रहे हैं एंजियोस्पर्म की, तो हम बात कर रहे हैं फ्लावरिंग प्लांट्स की, जिन पे फ्लावर लग रहा है। और अगर फ्लावर है तो ऑफ कोर्स फ्रूट भी आएगा, बाकी किसी में फ्रूट नहीं है। हाँ ये जरूर है, इसमें सीड आता है, बट सीड के बाहर फ्रूट की कवरिंग नहीं है, इसलिए इसको हम बोलते हैं जिम्नो, मतलब नेकेड होता है, और स्पर्म माने सीड, है ना। स्पर्म का मतलब क्या हो गया, सीड हो गया। तो नेकेड सीड, सिर्फ नंगा सीड पड़ा है, उसके बाहर कोई फ्रूट की कवरिंग नहीं है। जबकि आपने एंजियोस्पर्म अभी अगर आपने पढ़ा तो नहीं है, अभी आप तो पहली बार सुन रहे हो एंजियोस्पर्म के बारे में, बट आपने छोटी क्लास में सुना होगा अगर, तो एंजियोस्पर्म का क्या मतलब है, फ्रूट वाले प्लांट होते हैं जो जिनमें फ्रूट आता है, और वो फ्रूट भी कैसा, सीड वाला। अच्छा बिना सीड वाला भी हो सकता है क्या, हाँ हो सकता है। जैसे आपने केला खाया होगा तो वो अलग तरीके से बनता है, वो पार्थिनोकार्पी होती है उसकी, ठीक है, उस पर आपको नहीं जाना। बट फ्रूट जिसमें बन रहा है, जिसमें फ्लावर लग रहा है, जो मोस्ट एबंडेंट है, वो है एंजियोस्पर्म्स। और हमने एंजियोस्पर्म को क्लासिफाई करने के लिए, एंजियोस्पर्म को क्लासिफाई करने के लिए हमने कई सारे सिस्टम्स बनाए। सिस्टम्स हमने मतलब कई सारे सिस्टम्स फ्रॉम प्रिमिटिव टाइप चलते आ रहे हैं। सबसे पहले अगर मैं बात कर रहा हूं अबाउट सिस्टम्स, तो सबसे पहला था आर्टिफिशियल सिस्टम। आर्टिफिशियल सिस्टम, ठीक है, लिनस ने दिया था ये भी। फिर आया आपके पास नेचुरल सिस्टम, और भी कई सारे, मतलब मेजरली अब मैं इतने लिखूंगा नहीं यहाँ पे, आर्टिफिशियल, नेचुरल, कीमो, है ना, वो केमिकल वाला है, ठीक है, कीमो सिस्टम, कीमो टेक्सोनॉमी, न्यूमेरिक टेक्सोनॉमी, तो वो सारा एंजियोस्पर्म को ही क्लासिफाई करने के लिए ये सारे सिस्टम्स हैं। कीमो टेक्सोनॉमी हो गया, साइटो टेक्सोनॉमी हो गया, न्यूरो टेक्सोनॉमी हो गया, वो सब हम बारी बारी पढ़ेंगे। और आज के लेक्चर में हम यही करेंगे कि एंजियोस्पर्म को हमने क्लासिफाई कैसे किया, आर्टिफिशियल, नेचुरल, आर्टिफिशियल टेक्सोनॉमी, नेचुरल टेक्सोनॉमी। इसे नीचे दिख रहा है क्या, जल्दी जल्दी बताइए, बहुत अच्छे से इसका, अरे यार ये तो मैं प्रॉपर ब्लू कलर तो दिख नहीं रहा है ना, एक मिनट रुको, अब मैंने फोकस में थोड़ा चेंज किया है तो थोड़ा डार्क लिखूंगा ब्लू से। नेचुरल टेक्सोनॉमी, केमो टेक्सोनॉमी, और साइटो टेक्सोनॉमी, एंड एट लास्ट कम्स द न्यूमेरिक टेक्सोनॉमी, ठीक है। तो ये आपके पास, आपको 5 सिस्टम्स जो हैं, हाँ अब दिख रहा है थोड़ा सा, ठीक है ना, ये आपको पढ़ने हैं। स्टार्ट करेंगे विद आर्टिफिशियल टेक्सोनॉमी ओनली, और ऐसे ऐसे धीरे धीरे हम चलते जाएंगे, ठीक है, इसको नोट करिएगा। फिर इसके बाद हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, ओके, जल्दी से जल्दी इसको नोट करना। प्लांट्स के बारे में जनरल फीचर्स हो गए, और अब इसी से हमने कहा यार हमें कुछ ये नहीं पता कि प्लांट्स को हमने कैसे क्लासिफाई किया। ये क्लासिफिकेशन का तरीका बहुत ज्यादा एडवांस नहीं है अभी, मतलब कहने का क्या तात्पर्य है कि चलता जा रहा है धीरे 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 धीरे, इसमें एडवांसमेंट्स हो रही हैं, तो हम अलग अलग सिस्टम्स को ट्राई कर रहे हैं। और एक और है वो मैं लिखना भूल गया यहाँ पे, जो कि हम आज तक यूज कर रहे हैं, फाइलोजेनेटिक टेक्सोनॉमी। फाइलोजेनेटिक टेक्सोनॉमी, इसको नोट करिए, मैं इसकी पिक्चर क्लिक कर रहा हूँ, फिर हम आगे चलेंगे। पिक्चर तो क्लिक कर ली है, तो इसको जल्दी से जल्दी आप नोट कर लीजिए। ओके, noted? Yes. Now let's move to the artificial system of classification by Linnaeus. और Linnaeus ने जो सिस्टम दिया है, it was the earliest system of classification of angiosperms. Various systems of angiosperm क्लासिफिकेशन। सबसे पहला सिस्टम है आपके पास, दिख रहा है, ठीक ठाक दिख रहा है, मतलब मैं दूसरा यूज कर लेता हूँ, व्हाइट यूज कर लेता हूँ इसकी जगह, क्योंकि ये तो व्हाइट के जैसे लग रहा है। व्हाइट का, हाँ व्हाइट का लग रहा है, हाँ। सबसे पहला बाय कैरोलस लिनस, and it is the earliest system of classification।
अर्लीस्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्म्स। बोले सिस्टम अगर कोई बना रहा है तो उसका कुछ बेसिस होगा। हाँ, इसका भी कोई बेसिस होगा ना, उसी बेसिस के बारे में हम बात कर लेते हैं। क्या बेसिस था इसकी क्लासिफिकेशन सिस्टम का? इसके क्लासिफिकेशन सिस्टम का क्या बेसिस था इस क्लासिफिकेशन सिस्टम का, कि अगर आप एक प्लांट को देख रहे हो तो वैसे आप सिंपल मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे उसको क्लासिफाई कर सकते हो। जैसा हमने पीछे भी देखा था, एरिस्टोटल ने पीछे जैसा किया था वैसा इन्होंने भी किया है। क्या? हर्ब्स, श्रब्स, ट्रीज। हर्ब्स मैंने जो बिल्कुल छोटे छोटे से हैं, श्रब्स मैंने जो उनसे हल्के हल्के बड़े से हैं, और ट्रीज तो आपको पता ही है। तो ये इन्होंने एक चीज कही, और इन्होंने मतलब आप कह सकते हो कि इन्होंने वेजिटेटिव कैरेक्टर्स को देखा, वेजिटेटिव कैरेक्टर्स को देखा, वेजिटेटिव कैरेक्टर्स को देखा। जैसे स्टेम हाइट कितनी है, वेजिटेटिव कैरेक्टर है। मतलब एंड्रीशियम गाइनीशियम को छोड़ के, एंड्रीशियम गाइनीशियम क्या होता है, मतलब जो सेक्सुअल कैरेक्टर्स है, जैसे आपको पता है स्टेमन एंड पिस्टल दे आर द सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ द फ्लावर, राइट। उनके अलावा अगर आप कोई चीज को देख रहे हो उस पूरे के पूरे एंजियोस्पर्म प्लांट में, तो आप उसको क्या बोलोगे कि वो वेजिटेटिव कैरेक्टर को देखा जा रहा है। जैसे स्टेम को देखा, रूट को देखा, ठीक है, स्टेम हाइट हो गया, लीफ के बारे में हो गया, लीफ शेप हो गया, है ना, स्टेम रूट एक्सेट्रा, इन सबको अगर आपने नोटिस किया है तो वो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स में आता है। इन्होंने सेक्सुअल कैरेक्टर्स को भी देखा, बट सेक्सुअल कैरेक्टर में सिर्फ एक ही चीज को देखा, किसको? स्टेमन को। स्टेमन माने मेल पार्ट, जैसे मेन वर्ड आ रहा है ना, तो मेन इज फॉर मेल, यहां पे लिख लीजिए ऊपर, स्टेमन जो है वो है मेल पार्ट, और ऐसे ही होता है। अच्छा, मेल पार्ट इस, अच्छा, स्टेमन के ग्रुप को क्या बोलते? तो ये आप अगले चैप्टर में डिटेल में पढ़ोगे, इसलिए अभी सिर्फ ऐसे ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ। अगले चैप्टर मतलब कौन सा चैप्टर? मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स वाले चैप्टर में स्टेमन के ग्रुप को आप क्या बोल देते हो? बिकॉज आपको पूरा का पूरा जो ये है ना एंजियोस्पर्म, इसके लिए अलग चैप्टर है, वही जो मैंने आपको भी बताया, ठीक है। एक वो वाला चैप्टर मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, बिकॉज फ्लावरिंग प्लांट्स आ गया तो एंजियोस्पर्म की मॉर्फोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं। और उसमें आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स क्लास 12th में एक चैप्टर है, तो फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में तो सब कुछ पता होना चाहिए आपको, ठीक है। तो इसमें स्टेमन के ग्रुप को आपने क्या नाम दे दिया है? एंड्रीशियम। तो इसमें जब बात आई अबाउट सेक्सुअल कैरेक्टर्स, तो उसमें इन्होंने किसको ज्यादा तवज्जो दी? इन्होंने ज्यादा तवज्जो दी एंड्रीशियम को। एंड्रीशियम के बारे में इन्होंने ज्यादा देखा कि एंड्रीशियम कैसा है किसी मेल में, ठीक है। नंबर ऑफ एंड्रीशियम देख लिया, या उस एंड्रीशियम में क्या क्या कैसे कैसे हो रहा है वो देखा उन्होंने, ठीक है। तो एंड्रीशियम होता क्या है? इट इज द ग्रुप ऑफ मेल पार्ट, यानी कि ग्रुप ऑफ स्टेमन इन अ फ्लावर। इसको आप नोट करिएगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, वेजिटेटिव कैरेक्टर्स को भी देखा गया है। और वेजिटेटिव कैरेक्टर्स कैसे कैरेक्टर्स होते हैं जो कि चेंज होते रहते हैं विद टाइम। जैसे आपने नोटिस किया होगा कि प्लांट की हाइट, यानी कि स्टेम की हाइट कह लो, तो वो चेंज होती जाएगी विद टाइम, विद एनवायरनमेंट चेंज होती जाएगी। किसी की स्टेम अलग अलग तरह से मॉडिफाई हो जाती है, या ये भी आप उसी चैप्टर में पढ़ोगे मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में। किसी में रूट्स अलग अलग तरह के हैं, जैसे किसी में टैप रूट है, किसी में फाइब्रस रूट है, और किसी में भी टैप रूट स्टोरेज के लिए बल्ज्ड आउट हो गया, तो उसमें क्या उसको अलग से क्लासीफाई करोगे क्या? नहीं। जैसे आपने खाया होगा क्या, टर्निप खाया होगा, टर्निप, टर्निप किसको बोलते हैं? शलगम, शलगम खाया होगा, उसमें टैप रूट होता है। टैप रूट माने आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, ऐसा रूट होता है जो सीधा सीधा ऐसा। ये टैप रूट क्या करता है? स्वेल आउट होके, ऐसा स्वेल आउट होके मोटा होके क्या कर लेता है? अपने अंदर फूड स्टोर कर लेता है। अब क्या आप इसको अलग से क्लासीफाई करोगे? इसमें अगर आप देख रहे हो तो ऐसा हो रहा है। या मान लीजिए कोई ऐसे होते हैं जो कि अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह से काम, अब मैं आपको ये एग्जांपल वहां वो देने दूंगा नहीं अभी, क्योंकि वो चैप्टर अभी आपने स्टार्ट नहीं किया, आपको कंफ्यूज हो जाओगे आप। मतलब ऐसा मानिए कि ये विद एनवायरनमेंट चेंज हो जाते हैं, ठीक है, इसीलिए दे आर नॉट कांस्टेंट। और कांस्टेंट चीज नहीं है तो आप उसको कैसे इसमें ले सकते हो कैरेक्टरिस्टिक में, है ना। मान लीजिए सेम ही प्लांट है, उसको मैंने एक इस एनवायरनमेंट में लगाया, एक उस एनवायरनमेंट में लगाया, तो दोनों में उसका अलग अलग तरह का चीज हो सकती है ना। जैसे अगर आप बात कर रहे हो अबाउट, लेट्स से टॉक अबाउट लीफ के बारे में बात कर लेते हैं, है ना। या ऐसा करो, आप किसी प्लांट को दो जगह, सेम प्लांट को दो जगह डालो जहां पे आपके पास पानी अवेलेबल है, नीचे तक, मतलब थोड़ा सा नीचे जाएगा रूट तो पानी उसको मिल जाएगा, उस जगह पे लगाओ। और कोई ऐसी जगह लगाओ जहां पे पानी नहीं है, तो उसको बहुत ज्यादा नीचे तक रूट को लेकर जाना पड़ेगा पानी की खोज में, तो रूट्स बहुत ज्यादा नीचे चले जाएंगे, उसमें रूट्स टॉल होंगे और उसमें रूट्स शॉर्ट होंगे, थोड़े कम होंगे, ठीक है ना। तो इसका क्या मतलब है कि वेजिटेटिव कैरेक्टर्स आर अफेक्टेड बाय एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट अफेक्टेड है, ये एनवायरनमेंट अफेक्टेड कैरेक्टर्स हैं, और हेंस इसी कारण से नॉट अ गुड क्राइटेरिया बन गया,
नॉट अ गुड क्राइटेरिया। यार अब आप देखिए, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया उसी के बारे में हम बात करेंगे। ये एक प्लांट है, इसकी रूट्स इतनी इतनी सी हैं। ये रीजन ए में बात हो रही है, जहां पे मान लो प्रॉपर पानी मिल जाता है। यही वही प्लांट है, इसने अपनी रूट्स इतनी बड़ी बड़ी कर ली रीजन बी में। तो देखो, क्या आप इनको अलग अलग तरह से क्लासीफाई करोगे क्या? इसकी रूट ज्यादा लॉन्ग है, इसकी रूट कम लॉन्ग है ना? तो ये आप ऐसे क्लासीफाई नहीं कर सकते इसीलिए वेजिटेटिव कैरेक्टर्स के बेसिस पे। ऐसे आप लीफ का एग्जांपल भी ले सकते हो। किसी में मान लीजिए बहुत ज्यादा सनलाइट है, बहुत ज्यादा सनलाइट है, या तो उसमें से लीफ में से वाटर लॉस बड़ा ज्यादा होगा, ट्रांसपिरेशन होती है ना लीफ में, लीफ के थ्रू, तो वाटर लॉस बड़ा ज्यादा होगा, तो उसका एरिया कम हो जाएगा खुद से, एरिया वो अपना डिक्रीज करना स्टार्ट कर देगा। तो जहां पे बहुत ज्यादा सनलाइट है वहां पे वो अपना लीफ का एरिया बहुत ऐसा पतला सा कर देगा। हाई सनलाइट वाला एरिया है ये, ठीक है। और जहां पे सनलाइट बहुत कम है वहां पे अपना लीफ मैक्सिमम एरिया फैलाएगा। या जितना ज्यादा स्टोमेटा को सनलाइट मिले उतना ज्यादा हमारे लिए बढ़िया है ना। ये रीजन बी है जहां पे सनलाइट इज लो। तो ये वेजिटेटिव कैरेक्टर्स लेने का नुकसान हुआ कि यार ये गुड क्राइटेरिया नहीं बन पाया, ठीक है। और इन्होंने ऐसा भी नहीं कहा कि हम एंड्रीशियम को ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं। एंड्रीशियम के कैरेक्टर्स को वेजिटेटिव कैरेक्टर्स के ही बराबर तोला गया, ठीक है। तो वो मैं ड्रॉबैक्स की तरह लिखाऊंगा, ठीक है ना। विल राइट दैट एज ड्रॉबैक्स। तो इसको नोट करो, फिर मैं आपको ड्रॉबैक्स, देखो पहला ड्रॉबैक तो ये हो गया, सिर्फ मॉर्फोलॉजी को देखा, एनाटॉमी, अल्ट्रास्ट्रक्चर, इन सबको नहीं देखा, डिटेल में किसी चीज को देखा ही नहीं यार, ठीक है। किसमें क्या है किसमें क्या नहीं, आपने उसको डिटेल में देखा ही नहीं। किसमें वेस्कुलर बंडल है किसमें वेस्कुलर बंडल नहीं है, वेस्कुलर बंडल तो किसमें जाइलम फ्लोएम है, जाइलम फ्लोएम क्या होता है, इतना मुझे आपको बताने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि आप क्लास 10th पास करके आए हैं। ऐसा नहीं कि आपने चने दिए और प्रिंसिपल को या बोर्ड वालों को चने देके और चने देके पास किए, नहीं, आप पढ़ के आए हो यार। जाइलम फ्लोएम तो पता होना चाहिए। जाइलम फ्लोएम क्या होता है? वेस्कुलर टिश्यूज होते हैं जो कि उस प्लांट में वाटर और फूड का ट्रांसपोर्ट करवाते हैं। क्या वो प्रेजेंट है या वो एब्सेंट है, ये देख लो यार, है ना। उसकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसी है ये देखिए, ठीक है। तो उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं देखा, सिर्फ मॉर्फोलॉजी देखी, बाहर पार्ट के स्ट्रक्चर देखे, और वेजिटेटिव कैरेक्टर्स और एंड्रीशियम को एक इक्वल, मतलब वेजिटेटिव कैरेक्टर्स और सेक्सुअल कैरेक्टर्स को एक इक्वल उस पर रखा, वेटेज पे रखा। तो इसको नोट करो, और यही 2 पॉइंट्स आपके इसके क्या है, ड्रॉबैक्स हैं, इसको नोट कर लीजिए। जबकि ये कांस्टेंट रहने वाले हैं और ये एनवायरमेंटल कैरेक्टर्स हैं यार, क्या कैसे आप इनको इसके साथ कंपेयर कर सकते हैं? यहाँ पे मैंने हेडिंग नहीं डाली थी, ये आर्टिफिशियल सिस्टम चल रहा है, ठीक है, याद रखना। ड्रॉबैक्स ऑफ आर्टिफिशियल सिस्टम। क्या ड्रॉबैक्स हैं? सबसे पहला, ओनली एग्जैक्ट एनसीईआरटी की लाइन है, ग्रॉस सुपरफिशियल, ग्रॉस माने ऐसे ऊपर ऊपर से देखा, सुपरफिशियल कैरेक्टर्स देखे, मॉर्फोलॉजिकल, है ना, ग्रॉस सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स कंसिडर्ड। और अगर मैं बात कर रहा हूं अबाउट द सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो इन्होंने कंसिडर किए, तो सेक्सुअल कैरेक्टर्स वर गिवन इक्वल वेटेज, इक्वल इंपॉर्टेंस कह लो, इक्वल इंपॉर्टेंस स्लैश वेटेज, मतलब आप जब उसको कर रहे हो चेकआउट तो उसको भी इक्वल उस पर रखा जा रहा है, इक्वल इंपॉर्टेंस स्लैश वेटेज as it was for vegetative characters, vegetative characters which are easily affected by external environmental characters, environmental factors, ठीक है। तो ये आप नोट करिए, ठीक है ना। तो ये पहला सिस्टम है जो कि कौन सा सिस्टम था, आर्टिफिशियल सिस्टम था। इसके बाद थोड़ा नेचुरल सिस्टम आया। नेचुरल सिस्टम में भी मतलब, तो उसको हम बाद में करते हैं, पहले इसको नोट कर लीजिए, काइंडली नोट इट डाउन वेरी वेरी फास्ट।
कर लो जल्दी जल्दी, है ना। पिक्चर क्लिक कर ली गई है और टाइम 20 मिनट हो भी गए हैं। देखो कितना कम पड़ा है अभी हमने, और 20 मिनट हो भी गए। चलिए कोई नहीं, लेक्चर की ड्यूरेशन मैं उतनी रखूंगा, 30 मिनट्स तक ही रखूंगा, 30-35 मिनट से ज़्यादा नहीं करेंगे। बिकॉज आपको और भी कई सारे काम होते हैं। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो सिर्फ ऐसे ही यूट्यूब पे देखने आ जाते हैं कि क्या क्या डाला जा रहा है, क्या क्या नहीं डाला जा रहा। वो कभी कभी लेक्चर को देख लेते होंगे खोल के क्या चल रहा है, और जब उनकी मर्जी का चैप्टर चलेगा तब वो आ जाएंगे। ठीक है, तो उनके लिए भी थोड़ा आसान रहेगा कि वो जहाँ जहाँ जैसे जैसे पहले पढ़ रहे हैं वैसे पढ़ते रहें, और यहाँ पे भी छोटी छोटी वीडियोज आएंगी तो उनके लिए और आसान रहेगा। सेकेंड सिस्टम इज नेचुरल सिस्टम। नेचुरल सिस्टम किसने दिया है? बाय बेंथर एंड हुकम। बेंथम एंड हुकर, उल्टा बोल दिया, बेंथर बोल दिया मैंने, जबकि है बेंथम, और उसको मैंने क्या बोल दिया? हुकम, हुकम बोल दिया ना उसको, वो हुकर है। बेंथर एंड हुकर। ऑफ कोर्स नेचुरल सिस्टम है तो ये नेचुरल कैरेक्टर्स पे बेस्ड होगा, बेस्ड ऑन नेचुरल एफिनिटीज। नेचुरल एफिनिटीज, बेस्ड ऑन नेचुरल एफिनिटीज। अच्छा, इसमें आपको एक ट्रिक मैं दे देता हूं। मैंने कैसे याद रखा है? मां पुणे, मां पुणे, यहां पे एन का मतलब क्या है? बात हो रही है अबाउट नेचुरल सिस्टम, और बाकी जो ट्रिक है उसमें देखना इसमें क्या क्या चीजें कंसिडर की गई हैं। ऑफकोर्स मॉर्फोलॉजी तो कंसिडर होगी ही, मॉर्फोलॉजी तो बाहर से देख रहे हो तो वो तो कंसिडर करना ही आसान सबसे ज्यादा। और एनाटॉमी भी देखी गई, एनाटॉमी भी देखी गई, फाइटोकेमिस्ट्री भी देखी गई, फाइटोकेमिस्ट्री भी देखी गई, अल्ट्रा स्ट्रक्चर, डिटेल्ड स्ट्रक्चर भी देखा गया, अल्ट्रा स्ट्रक्चर भी देखा गया। और ई से क्या था? अब मैं खुद ही भूल गया, इसे क्या था यार? अल्ट्रा स्ट्रक्चर, हाँ, एम्ब्रियोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी को भी देखा गया। एम्ब्रियोलॉजी मतलब जैसे जायगोट से एम्ब्रियो बनता है ना, जायगोट टू एम्ब्रियो तक की डेवलपमेंट में क्या क्या स्टेजेस आ रहे हैं, कैसे कैसे आ रहे हैं, उसको स्टडी करना, उसको बोलते हैं हम एम्ब्रियोलॉजी। अल्ट्रा स्ट्रक्चर माने माइन्यूट डिटेल्स को देखा गया, माइन्यूट डिटेल्ड स्ट्रक्चर देखा गया। ठीक है ना? मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, फाइटोकेमिस्ट्री तो पता ही है तुम्हें, फाइटोकेमिस्ट्री राइट। गिर जाता है अभी, नोट कर लिया? इसमें बस इतना ही दिया हुआ है, एक ही लाइन में दिया हुआ है, ये तो एनसीईआरटी में। ठीक है, नोट कर लो इसको, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बाय बेंथम एंड हुकर। साइंटिस्ट के नाम एनसीईआरटी में दे रखे हैं, इसीलिए आपको ये याद कर रहे हैं। जो एनसीईआरटी में नहीं दिए होंगे वो मैं आपको बता दूंगा कि ये एनसीईआरटी के बाहर का है, या मैं बताऊंगा ही नहीं है वो चीज़ वीडियो में, बिकॉज एनसीईआरटी के बाहर के साइंटिस्ट नहीं आते हैं। धन्यवाद, इसको नोट करिए, इसी पे क्लिक कर लेते हैं। आई होप एंड बिलीव आपने इसको नोट कर लिया है। पिक्चर भी मैंने चिली है तो खींच मेरी फोटो, फोटो 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 फोटो। बोलिए ये क्या हो गया? अचानक हो जाता है कभी कभी। क्या हो जाता है? आत्मा आ जाती है। किसकी आत्मा? सिंगर की आत्मा। नेक्स्ट है फाइलोजेनेटिक सिस्टम या फाइटोटेक्सोनॉमी। एक मिनट वेट करिएगा प्लीज, काइंडली वेट। फाइलोजेनेटिक सिस्टम, ये रहने दो, ये टर्म है ना, दिया भी नहीं हुआ तो हम इतने लिखेंगे। फाइलोजेनेटिक सिस्टम, फाइलोजेनेटिक सिस्टम में आप क्या समझते हो यार? देखो ये आपने जो फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स पढ़ा था, ये आपने पढ़ा था क्लास, इसी क्लास में 11th फर्स्ट चैप्टर में। तो फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप का क्या मतलब होता है? एट प्रेजेंट क्या कहा गया? एनसीईआरटी कहती है एट प्रेजेंट द ऑर्गेनिज्म क्लासिफिकेशन on the basis of their origin, on the basis of their origin, कहां से कैसा कैसा उनका origin है, and their evolutionary relationships, evolutionary
रिलेशनशिप्स इज एक्सेप्टेबल। तो आज के टाइम पे जो एक्सेप्टेबल है वो कौन सा है? ये वाला सिस्टम, ठीक है। और इस सिस्टम में क्या है? ऑफ कोर्स वही है कि हम एवोल्यूशनरी हिस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं, एवोल्यूशनरी हिस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं, किसका एंसेस्टर कौन है, किसका एंसेस्टर कौन है, ठीक है ना, उसके बारे में बात कर रहे हैं। जैसे आपके दादा का नाम क्या है, उनके दादा का क्या नाम है, ऐसा। जैसे मान लीजिए ये आप हैं, ये आप हैं, ये आपके मम्मी डैडी, मम्मी डैडी मतलब कैसे बनाऊंगा मैं, ये मम्मी, ये डैडी, ठीक है। ये मीटिंग हुई, ये आप बने। अच्छा, आपकी मम्मी की साइड से आपकी नाना नानी की मीटिंग हुई होगी, फिर आपकी मम्मी बने होंगे। वैसे ही आपके दादा दादी की मीटिंग से आपके पापा बने होंगे। अच्छा, उनके मम्मी डैडी की मीटिंग से वो बने होंगे, है ना। तो इसी को हम बोलते हैं फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स। यार हम इतने इंसेस्टर तक जा रहे हैं कि हमें पता चले कि, है ना, अंत में जाते जाते क्या पता कोई ना कोई ऐसा हो जो एक साइड से मिल रहा हो, ठीक है। ऐसे तो ह्यूमन के बारे में बात होगी, बट ऐसे आप पढ़ोगे एवोल्यूशन चैप्टर में क्लास 12th में कि क्या क्या कैसे कैसे आपके पास इवॉल्व हुआ है, कैसे कैसे कौन सी चीजें कहाँ कहाँ से बनी हैं, मैमल्स किससे बने हैं, रेप्टाइल्स किससे बने हैं, एम्फीबियंस किससे बने हैं, जो आपने वो पढ़े हैं डायनासोर्स जो आप सुनते हो, वो किस कैसे कैसे उनका एवोल्यूशन हुआ, वो सब आप देखोगे। उनके बारे में तो जो डिटेल में है नहीं, ह्यूमन के एवोल्यूशन के बड़ी डिटेल में करवाया जाएगा आपको क्लास 12th में, एवोल्यूशनरी हिस्ट्री। और अलग अलग टेक्सा पे जो जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको कहा गया कि वो सेम कैटेगरी के जो ऑर्गेनिजम्स हैं ना, सेम टेक्सा पे जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके सेम एंसेस्टर्स हैं। द ऑर्गेनिजम्स which shared a common taxa which are on common taxa or category share common ancestors, ठीक है ना। जैसे ये देखिए, यहाँ पे मैं टेक्सा क्या बताऊंगा, ठीक है, ऐसे मान लो आप, ठीक है, इसमें क्या टेक्सा दिखाऊं मैं, ठीक है ना। तो इसको नोट कर लीजिए। और एवोल्यूशनरी रिलेशन, अच्छा, ये बेस्ट सिस्टम है जो कि आज के टाइम पे ये चीज आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, एट प्रेजेंट इट इज एक्सेप्टेबल, ठीक है ना। आज के टाइम पे जो बेस्ट सिस्टम है वो यही वाला है, जिसको हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, जिसको हम यूज कर रहे हैं। इज दिस क्लियर? आई होप एंड बिलीव दैट फाइलोजेनेटिक सिस्टम इज आल्सो क्लियर टू यू। नोट करो, नोट इट डाउन वेरी वेरी फास्ट। इसके बाद नेक्स्ट सिस्टम पे चलेंगे, पर उससे पहले 27 मिनट तो हो ही जाए। अरे एक मिनट, एक चीज रह गई। अच्छा, इसके सपोर्ट के लिए क्या चीज आई है, देखो इसका सपोर्ट, इसको किस किस चीज ने सपोर्ट किया, प्रूफ क्या है इसका, वो प्रूफ है फॉसिल्स। बोले फॉसिल्स क्या होते हैं? डेड रिमेन्स ऑफ डेड, ना कि डेड रिमेन्स, मतलब बचे खुचे पार्ट्स ऑफ डेड वंस ऑफ मेनी, मतलब मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो in sedimentary soil, in sediments different sediments of earth crust। देखना, जैसे आप बात करते हैं यार, ये एक लेयर थी सॉइल की जो उस टाइम पे थी, जिस टाइम पे वो जानवर जिसका फॉसिल मिला है वो मर चुका होगा। देखिए, अब यहाँ पे मैंने कहा कि कोई फिश थी, जॉलेस फिश थी, या कोई भी फिश थी, उसका जो है यहाँ पे मुझे फॉसिल मिला, या फिश की जगह आप कोई भी जानवर मान लो, है ना, मान लो कोई पक्षी था, है ना, डोडो मान लो, तो डोडो का यहाँ पे मान लो डेथ हो गई। अब डेथ हो गई तो लाइफ तो चलती रहेगी ना। अब बिफोर दैट पूरा का पूरा प्रोसेस डिकम्पोजिशन वगैरह हो गया, हड्डियां बच गई, और उस हड्डियों को किसने कवर कर लिया, उस चीज को किसने कवर कर लिया, एक दूसरी लेयर आ गई सेडिमेंट की, ये सेकंड लेयर है, ये मान लीजिए थर्ड लेयर आ गई। अब यहाँ पे एक और बंदा, एक और ऑर्गेनिज्म की डेथ हो गई, ऑर्गेनिज्म बी मान लीजिए, यहाँ पे बी ऑर्गेनिज्म है और यहाँ पे ये ए ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। फिर इसके ऊपर भी लेयर आ गई दोबारा से, इसके ऊपर भी लेयर आ गई, ऐसे ऐसे लेयर चलती जा रही है। तो अगर हम बात कर रहे हैं ए और बी में से, तो ओल्डेस्ट कौन है, कौन ज्यादा पुराना फॉसिल है? ए ज्यादा पुराना है ना, ये हम यंगर की बात कर रहे हैं, ए यंगर है और ए ओल्डर है, तो ए ज्यादा पुराना फॉसिल है, बी ज्यादा यंगर फॉसिल है। आप ऐसे खुदाई कर रहे हैं, आपको अलग अलग फॉसिल्स मिल रहे हैं, जिससे आपको पता चल रहा है कि फाइलोजेनेटिक सिस्टम जो है उसमें कैसे कैसे हमने एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बताए हैं, ठीक है, उसके बारे में बात हुई है। और इस एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स के बारे में हमने प्रूफ कहां से निकाला, फॉसिल से, उनकी स्टडी करी, और हमें देखने को मिला कि इनके फॉसिल्स जो है वो इससे मैच कर रहे हैं, इस ऑर्गेनिज्म से मैच कर रहे हैं। उससे हमें पता चला कि यार जो इसके फॉसिल्स है वो इससे मैच कर रहे हैं, तो हो सकता है कि ये इसका पूर्वज हो, मतलब ये इसका पूर्वज हो, ठीक है, बिकॉज वो पहले आया ना
ठीक है, इसको नोट करिए अभी। ये चीज़ अब जो मैंने नहीं लिखी है इसकी भी दोबारा क्लिक करनी पड़ेगी, और इसके साथ 30 मिनट तो हो ही गए हैं, बट क्या हम अगला करें अब। नेक्स्ट आपके पास है न्यूमेरिक टैक्सोनॉमी, साइटोटैक्सोनॉमी एंड कीमोटैक्सोनॉमी। तो कल ही कर लेते हैं फिर, है ना, उतना हो गया, उतना काफ़ी है, आज के लिए इतना काफ़ी रखते हैं। चलिए, है ना, मिलते हैं हम अगले लेक्चर में। आज आपको कोई होमवर्क नहीं मिलेगा एक्चुअली, पिछली बार अच्छा आप दूसरे चैनल पर जाना है तो इसको नोट कर लिया होगा आपने। होमवर्क के बारे में बात कर लेते हैं। अच्छा, आपने टेस्ट मेरे ख्याल से अपने से किसी ने तो किया ही होगा सॉल्व, तो आप सॉल्व करते रहिए, उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दिया गया है यूट्यूब पे ही, उसका सॉल्यूशन आपको मिल चुका है। टेस्ट किस चीज़ का था, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर का था, और साथ ही में जो उससे पुराना चैप्टर कौन सा, लिविंग वर्ल्ड, उन दोनों चैप्टर का टेस्ट था। अब हम बात कर लेते हैं रिगार्डिंग होमवर्क। होमवर्क में आपको अगेन रिवाइज करना है जितना हमने किया है, और लिविंग वर्ल्ड और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को भी रिवाइज करिएगा। इसका आप टेस्ट भी दे सकते हो, जो कि आपको टेलीग्राम पे अपलोड कर दिया गया है। आप उसको OMR पे करना चाहो OMR पे कर लीजिए, उसको करके भेज दीजिए OMR पे, या आप उसको कॉपी पे करना चाहो कॉपी पे कर सकते हो, है ना। और साथ में नोट्स को साथ साइड बाय साइड बनाते जाना। अभी आपके पास कोई भी नोट्स अपलोड नहीं हुए होंगे, उनको बनाऊंगा और अपलोड कर दूंगा, मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा इतना, है ना, इसलिए मैं छोटे छोटे लेक्चर्स कर रहा हूँ यार, है ना। चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राम राम, सीताराम, राधेश्याम, श्रीमन नारायण, राम राम।